जय हिंद एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे। आपका O2IAS एकेडमी के HCS चैनल पर स्वागत है। हमारे कुछ न्यू इनिशिएटिव्स अभी स्टार्ट हुए हैं, लाइक 1 ईयर करंट अफेयर सीरीज, GS रिफ्रेशर सीरीज, हरियाणा GK रिफ्रेशर सीरीज एंड द स्ट्रेटेजी सेशन। ये सब आपको O2IAS एकेडमी की ऐप पे, मोबाइल एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। तो आज ही आप O2IAS एकेडमी की ऐप को डाउनलोड कीजिए सो डैट आप अपनी HCS की तैयारी को थोड़ा सा और स्पीड अप कर सके, बिकॉज ये गोल्डन चांस बार बार नहीं आएगा जो अभी 10 जुलाई को आया है। एंड हमारे HCS से रिलेटेड जो भी स्पीड रिवीजन कोर्सेज हैं, जो भी मटेरियल है या PDF फाइल्स हैं, वो आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे अवेलेबल हो जाएगा बहुत ही इजीली। प्लस इसके अलावा कुछ हमारी टेस्ट सीरीज चल रही हैं जो कि HCS के से स्पेसिफिक हैं। लाइक HCS के लिए हमारी कोई एक टेस्ट सीरीज है, एक रिवीजन कोर्स है, प्लस कुछ स्टडी मटेरियल है रिगार्डिंग द HCS प्रीलिम्स एग्जाम। एंड उसके बाद विल कम अप विद द मेंस एग्जाम स्ट्रेटेजी ऑल्सो, एंड उसकी भी हम तैयारी उसके बाद प्रोसीड करेंगे। सो आई होप आप सब ने O2IAS एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली होगी। अगर नहीं की है तो प्लीज़ इट इज़ माई एडवाइस कि आप आज ही उसे डाउनलोड कीजिए सो डैट आपकी एक रिवीजन क्लासेस एंड आपकी जो तैयारी है वो स्पीड अप हो जाए। आज का जो सेशन है हमारा, उसमें हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। लाइक वी हैव नाउ थॉट कि हम एक 10 लेक्चर्स का एक सीरीज लेकर आए, जिसमें हर सेशन में हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे फॉर द HCS प्रीलिम एग्जाम्स। एंड मैं आपके सामने पॉलिटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करूंगा इन द कमिंग सेशंस। तो आज के हमारे 15 क्वेश्चंस रिगार्डिंग द प्रीएम्बल, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इससे हैं। लास्ट सेशन में मैंने आपको 5 टॉपिक्स बताए थे कि ये 5 टॉपिक्स आपको अच्छे तरीके से रिवाइज करने हैं। ऑल्दो एक बार आप इंडियन पॉलिटी के लक्ष्मीकांत पढ़ चुके होंगे लास्ट सितंबर के एग्जाम के लिए, सो एक बार तो आपकी रिवीजन हो ही चुकी है। उसके अलावा अब आपको जो मैंने 5 टॉपिक्स बताए थे लास्ट टाइम, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट, पार्लियामेंट, ये सब आपको दोबारा से रिवाइज करना है सो डैट आपके जो पॉलिटी के क्वेश्चन है वो बिल्कुल भी वहां पे गलत ना हो। So let's start the today's session. Question number 1. Question number 1. The preamble of the Indian Constitution, which was adopted on 26th November 1949, did not include the terms. मैं अब इस क्वेश्चन के साथ साथ एडिशनल फैक्ट्स भी आपको डिस्कस यहाँ पर मैं करवाता रहूँगा। Like 26th November is celebrated as a Constitution Day. Number 1. Socialist, secular, integrity, रिपब्लिक। ये 4 वर्ड्स इस बार भी क्वेश्चन में आया था, ये प्रीलिम्स में आया था कि इसमें से कौन सी सीक्वेंस में वर्ड्स को ऐड किया गया है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सिलेक्ट द करेक्ट वंस फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। एंड क्वेश्चन को जब भी आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो मेक श्योर आप ये स्टेटमेंट पक्का पढ़िएगा कि करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। नॉट वर्ड तो ऐड नहीं किया गया है, बिकॉज कई बार आपको क्वेश्चन आता होता है बट स्पीड में, कॉन्फिडेंस में आप क्या करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में वो आपसे गलत हो जाता है। सो यहाँ पे करेक्ट वन पूछा है तो 1, 2 एंड 3 दैट इज द सोशलिस्ट, सेकुलर एंड द इंटीग्रिटी वर्ड वाज अडॉप्टेड, डिड नॉट इंक्लूड द टर्म। जब 49 में था, लेटर ऑन इसको 1976 में ऐड कर दिया गया, पहले खाली रिपब्लिक वर्ड था। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 इज दिस। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पूछा है, not a part of the basic structure of the Indian Constitution. Basic structure जो कि बाद में KBC केस 1973 में ऐड करा गया, केशव नंदा भारती केस में, प्लस बेसिक स्ट्रक्चर मिस्टर HR खन्ना हु इज अ फादर ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। अब पूछे कि कौन सा इसमें से पार्ट नहीं है। नंबर 1, रूल ऑफ द लॉ, सेकुलरिज्म, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। हियर द आंसर इज Republican form of the government. We have a democratic republic government. Clear? अब एक एक ऑप्शन को तैयार करते हैं। इसमें जो एडिशनल फैक्ट्स हैं, that rule of the law, that means law, lex is the facts, lex is the rex one, that means law is the king. हमारे यहाँ पर आर्टिकल नंबर 14 law ही king होगा, unlike in the North Korea where the king is the law. Number 2, secularism. We have no official any religion, like Bangladesh, Pakistan is having the Islam as a main religion, official religion we can say. 2 countries only is having the official religion. So we have a secularism as a basic structure. Basic structure, that means
Parliament cannot make any law which destroys the basic structure. And the basic structure was first discussed under S.R. Bomai case. S.R. Bomai case is famous for secularism of what? Republican form of government. Last is the parliamentary form of government. अब हमारे पास दो तरह की गवर्नमेंट होती हैं, एक होती है पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, एक होती है प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ द गवर्नमेंट. पार्लियामेंट्री सिस्टम मीन्स party system. We have a party system unlike the USA where there is a presidential system. जहां पर party system नहीं हुआ है, parties खाली grow कर रही हैं with due time. But we have a party system. And parliamentary form में head of the government कौन होगा यहाँ पर? हमारे पर prime minister. Head of the state is president one. So यहाँ पर पूछा है not the part republican form of the government one. Question number 3. Economic justice as one of the objectives of the Indian Constitution has been provided in. Economic justice कहाँ पर प्रोवाइड किया गया है? हम ऑप्शंस को पढ़ते हैं. ऑप्शन नंबर 1 preamble and the fundamental rights. ऑप्शन नंबर 2 preamble and the DPSPs. ऑप्शन नंबर 3 fundamental rights and the DPSPs. नंबर 4 none of the above. अब एक चीज तो हमें पता है कि भाई प्रियम्बल में ये है, रशिया से हमने लिया था, इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल जस्टिस, ये सब. बट सेकेंड ऑप्शन है फंडामेंटल राइट और डीपीएसपीस में. तो इसका आंसर है बी, दैट इज डीपीएसपीस एंड द प्रियम्बल. अगर आपने मेरे लास्ट पॉलिटी के सेशंस देखे हों तो हमने एक चीज की थी उसमें, द फाइट बिटवीन डीपीएसपीस एंड द फंडामेंटल राइट्स. उसमें हमने एक चीज डिस्कस की थी कि आर्टिकल नंबर 39 क्लॉज बी क्लॉज सी विच प्रमोट्स इकोनॉमिक जस्टिस, देयर शुड नॉट बी अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन द वन हैंड, इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ शुड बी देयर. भाई इक्वली कॉन्सेंट्रेशन हो, सो डैट ये ना हो कि एक बंदे के पास बहुत ज्यादा मनी है और एक के पास बिल्कुल भी नहीं है. तो ये कहा गया था कि आर्टिकल 39 क्लॉज बी क्लॉज सी, अगर आर्टिकल 14, 19 और 31 इन 3 आर्टिकल्स को वायलेट भी कर रहा है तो वो लॉ नल और वॉइड डिक्लेयर नहीं होगा. ये हमने फाइट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीस में पढ़ा था. सो आंसर हियर इज प्रियम्बल एंड डीपीएसपीस. क्वेश्चन नंबर 4. ये क्वेश्चन इस बार प्रीलिम्स में भी आया था. मैंने इसको दोबारा इसलिए रखा है बिकॉज ये बहुत बार गलत होता है बच्चों का, बिकॉज उनको ये तो पता होता है कि कौन से वर्ड्स ऐड हुए थे 1976 में प्रियम्बल में, बट उनका सीक्वेंस क्या था. द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द प्रियम्बल इज पूछा है. सो Here the option number B is the right one. ये आपको फैक्ट है, रट लेना है ढंग से. That is the sovereign one. हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, किसी के ऊपर सुप्रीम नहीं है. Socialist one, Fabian socialism we have. Next is the secular one, democratic and the republic. जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें ये कहा गया था कि जब 1949 में हमने अडॉप्ट किया उस टाइम पे कौन से वर्ड्स नहीं थे. ये क्वेश्चन ये है कि आफ्टर 1976 जब पहली बार प्रियम्बल को अमेंड किया गया बाय 42nd अमेंडमेंट, उसके बाद कौन से वर्ड्स ऐड किए गए एंड किस सीक्वेंस में ऐड करे गए. क्लियर वन. क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज एन आर ट्रू. आर ट्रू पूछा है. नंबर 1 स्टेटमेंट वाइज पढ़ते हैं. इंडियाज मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ द नेशंस डज नॉट इफेक्ट इंडियन सॉवरेनिटी इन एनी मैनर. एब्सोल्युटली राइट. हम बेशक उनके मेंबर हैं बट उससे हमारी जो सोवरन नेचर है, इंडिपेंडेंट नेचर है, वो कहीं पर भी डाइल्यूट नहीं हो रहा है. नंबर 2 इंडियाज मेंबरशिप ऑफ यूएनओ डज नॉट लिमिट इंडिया सोवरेनिटी. यूएनओ को मेंबरशिप से भी हम कहीं भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट या फिर किसी के सबऑर्डिनेट नहीं है. वी आर स्टिल इंडिपेंडेंट लाइक यू हैव सीन इन द यूक्रेन एंड द रशिया केस. वी स्टिल अडॉप्ट द इंडिपेंडेंट एंड स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी. नंबर 3 इंडिया कैन आइदर एक्वायर अ फॉरेन टेरिटरी. हम फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर कर सकते हैं और सीड अ पार्ट ऑफ द टेरिटरी इन द फेवर ऑफ फॉरेन स्टेट. आप पढ़ सकते हैं लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट अमेंडमेंट नंबर आई थिंक 99th अमेंडमेंट और 100th अमेंडमेंट, इट इज वन. तो यहां पर इस अमेंडमेंट में यह कहा गया कि आप किसी और जगह को, किसी और कंट्री को अपनी प्लेस को सीड कर सकते हैं, बट आपको इसके लिए आर्टिकल नंबर 368 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आना पड़ेगा. ये बेरूबेरी फेमस केस, बेरूबेरी केस 1960, जिसमें यह कहा गया यू कैन सीड एनी पार्ट of the country to the foreign territory, but you have to make an amendment under Article 368. And 368 में amendment ही नहीं, यहाँ पर
consent of the states, half of the states भी लेनी पड़ेगी because it affects the boundaries of the states. Clear one? So all of the above are the true one. क्लियर. यहां पर अमेंडमेंट एक बार देख लीजिएगा. लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट 101st है, आई थिंक 100 अमेंडमेंट है, तो इसमें कंफ्यूजन थोड़ी सी है मुझे. आई थिंक 100 अमेंडमेंट थी बिकॉज 99th वाज इंजेक, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन. बट आपको ये पता हो बेरूबारी केस में ये बोला गया है कि आप किसी भी पार्ट को सीड कर सकते हैं, बट आपको उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा. आर्टिकल नंबर 368. क्वेश्चन नंबर 6. Which of the following statements are incorrect? Here question is incorrect one. Number 1. The objective resolution passed by the Pandit Jawaharlal Nehru was what became the preamble to the Constitution of India. Absolutely right. सबसे पहले 1934 M.N. Roy कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड को रखते हैं एंड लेटर ऑन कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत यहाँ पर हमारे पास प्रियम्बल आ जाता है. यहाँ पर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उसका मेन यहाँ पर फिंडर रहता है, बेसिक थीम रहता है. Preamble is enforceable in the court of law. Preamble has been amended only once in 1976, that is by 42nd Amendment. Preamble proved that the sovereignty lies with the Indian people. Preamble की शुरुआत कैसी होती है? We the people of India. We the people of India का मतलब क्या है? The ultimate power lies with the people. We means the people of India. So option number B, that preamble is enforceable in the court of law, is the incorrect one because it is not enforceable. Question number 7. The philosophy underlying the Indian Constitution was embodied quite early in the objective resolution, which was moved in the first session of Constituent Assembly 13 December 1946 by पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चक्रवर्ती राजगोपालचारी, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर. बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था ये. द आंसर हियर इज पंडित जवाहरलाल नेहरू. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8. Which of the following statements about the power to change the basic structure is correct? बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है. नंबर 1. It falls outside the scope of the amending power of the parliament. एब्सोल्युटली राइट है ये. अभी हमने पढ़ा केबीसी केस 1973 जिसमें ये कहा गया पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्ट्रॉय, पार्लियामेंट कैन नॉट ऑल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर. बेसिक स्ट्रक्चर मीन्स द रूल ऑफ लॉ, बेसिक ढांचा, सेक्युलरिज्म, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी. प्लस फॉर योर इंफॉर्मेशन बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसकी एक कुछ डिफाइंड लैंग्वेज में वहां पर डेफिनेशन नहीं दी गई है. बेसिक स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है फ्रॉम जजमेंट टू जजमेंट एंड सुप्रीम कोर्ट यहां पर बताती है फ्रॉम जजमेंट टू जजमेंट कि किस चीज को बेसिक स्ट्रक्चर में एड ऑन या रिमूव करना है. It can be exercised by the people through the representative in the Constituent Assembly. Absolutely wrong. It falls within the constituent power of the Parliament. Wrong. Here the answer is C1, one only. It is the right one because it falls outside the scope of this. Let's move to the question number 9. Consider the following statements with regard to the Constituent Assembly. भाई इस सेशन के बाद Constituent Assembly में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाना चाहिए. The Assembly adopted the Constitution on 26 November 1947. यहीं पर 49 है. बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन कब 1949 में यहाँ पर अडॉप्ट किया गया और 1950 में इट केम इनटू एनेक्शन. Mahatma Gandhi was a member of Constituent Assembly. Mahatma Gandhi and Jinnah was never a member of Constituent Assembly. So neither one nor two. Question number 10 पर आते हैं अपने. Which of the following features of Indian Constitution is borrowed from USA? USA से कौन कौन से फीचर्स हमने बोरो की हैं? Like we have borrowed from different countries. उनके बेस्ट प्रैक्टिसेस को हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है जिसके लिए ऑलमोस्ट 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे हमें. जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल नंबर 13. कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ आर्टिकल नंबर 21. एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 143. रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट जजेस. ये पूछा है कि इसमें से क्या यूएसए से बोरो किया है. आंसर इज 1 and 4, दैट इज जुडिशियल रिव्यू, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट जजेस. बिकॉज जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ है वो हमने जापान से लिया है एंड वाइल यूएसए इज हैविंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इंडिया में कब आया? बाय मेनका गांधी केस 1980. इन दोनों में क्या फर्क होता है आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं.
O2IS अकेडमी के चैनल पर। वहां पर मैंने प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ प्लस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में डिफरेंस को अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। सो 1 and 4 इज द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 11, सिंपल क्वेश्चन बट कमेटीज का फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है तो कई बार गलत हो जाता है। Who among the following was the chairman of minorities subcommittee of the Indian Constitution Assembly? यहां पर पूछा है कि सब कमेटी जो थी माइनॉरिटीज को, उसको कौन हेड कर रहा था। लाइक वी हैड अ ड्राफ्टिंग कमेटी, कुछ मेजर कमेटीज थी, कुछ माइनर कमेटीज थी। सो आंसर इज द H.C. मुखर्जी। B.R. अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी को चेयर कर रहे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल कमेटी ऑन द फंडामेंटल राइट्स को हेड कर रहे थे। J.B. कृपलानी सब कमेटी ऑन द फंडामेंटल राइट्स को हेड कर रहे थे। तो आंसर इज H.C. मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 12, with reference to the Constituent Assembly, consider the following statements. Number 1, the Assembly was constituted under the scheme of Cabinet Mission Plan. अभी मैंने आपको बताया सबसे पहले प्रपोजल 34 में रखा गया बाय M.N. रॉय। उसके बाद पोस्ट 1942 क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन के बाद कैबिनेट मिशन प्लान आता है जिसके अंतर्गत इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। क्लियर। नंबर 2, द टोटल स्ट्रेंथ इज 398। फिगर्स को उल्टा कर दिया है 389। ऑप्शन नंबर 2 इज फॉल्स, तो ये भी फॉल्स हो गया। अब थर्ड पे रह गया, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स वर नॉमिनेटेड बाय द ब्रिटिश वाइसरॉय। ब्रिटिश वाइसरॉय उसको नहीं कर रहे थे, जो वहां के प्रिंसली स्टेट्स के हेड थे वो नॉमिनेशन करके भेज रहे थे। सो आंसर इज 1 ओनली। इसमें अगर मैं एड ऑन कराऊं तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 15 वुमेन मेंबर्स भी थी, वो मैं अपने सेशन में करवा चुका हूं, आप वीडियो देख सकते हैं। क्लियर। एंड इन 15 में से एक मुस्लिम भी थी। ये आपके लिए क्वेश्चन है कि एक लौती मुस्लिम मेंबर भी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। क्वेश्चन नंबर 13, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट पूछा है अ मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन इसमें से मेंबर नहीं था? मुंशी साहब एब्सोल्युटली राइट। टीपी खेतान एब्सोल्युटली राइट। राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। माधव राव वर द मेंबर। हर आंसर इज राजेंद्र प्रसाद। क्लियर। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्ट। एक क्वेश्चन आपको मेजर कमेटी में से पक्का पेपर में देखने को मिलेगा। इवन यूपीएससी भी इस पे कई बार इनमें से क्वेश्चंस को उठा लेती हैं। तो मैं आपसे एक यही कहूंगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 15 वुमेन मेंबर्स को भी आप अच्छे तरीके से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 14, which of the following in the Indian Constitution highlights the secular character of the Indian state? Secular means we have no official religion as we seen in the Pakistan and the Bangladesh. कुछ बच्चे में से ही पूछते हैं कि सर श्रीलंका में बुद्धिस्ट, तो श्रीलंका में बुद्धिज्म मेजॉरिटी ऑफ द पीपल एम्ब्रेस बुद्धिज्म बट उन्होंने अपना ऑफिशियल रिलीजन बुद्धिज्म नहीं रखा हुआ है। नंबर 1, प्रियम्बल सेक्युलरिज्म क्वाइट ऑब्वियस प्रमोट करता है। फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल नंबर 15, there should not be any discrimination based on the caste, sex, religion, place of birth, which indirectly denotes secular character of the Indian Constitution. Number 3, Schedule 7 of the Indian Constitution. Schedule 7 has nothing to do with the Indian secularism because 7th schedule deals with union list, state list, and the concurrent list. Number 4, DPSP's आर्टिकल नंबर 44 दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसके लिए दोबारा से हीटेड आर्ग्यूमेंट्स, हीटेड डिबेट स्टार्ट हो गई हैं बिकॉज मैनिफेस्टोज का लास्ट टारगेट बीजेपी गवर्नमेंट का एक ही रह गया है, दैट इज टू ब्रिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर योर इंफॉर्मेशन अभी खाली गोवा में है, दैट टू द पार्शियली बेस्ड ऑन द पुर्तगीज लॉ। डन वन। सो आंसर इज 1, 2 and the 4 1. Last 15th one, Who among the following was a non-Congress member of the Assembly? अब देखो कमेटीज के नाम पूछते हैं, ठीक है मेंबर्स के, अब यहाँ पर पार्टी सिस्टम भी आ गया कि भाई कौन सा नॉन कांग्रेस था। Here answer is Dr. B.R. अम्बेडकर who was a non-Congress member of the Constituent Assembly. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हमारे एचटी से रिलेटेड मैंने यहाँ पर डिस्कस ऑलमोस्ट कर दिए हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन ढंग से क्लियर हो गए होंगे एंड आने वाले सेशंस में ऐसे ही हम 15 क्वेश्चंस के स्लॉट लेंगे सो डैट आपकी एक रिवीजन चलती रहे। प्लस आप मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की एक लिस्ट बना के आपको दे दी है। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड टुडेज सेशन। टेक केयर। जय हिंद टू ऑल।